हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ GOIS। हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए। इसमें आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, किसी भी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का संविधान या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और आज के चैप्टर में हम स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि किसी भी देश के लिए संविधान की क्या इंपॉर्टेंस है या कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का होता क्या है। देखिए सर, किसी भी देश को या किसी भी समाज को चलाने के लिए हम सभी जानते हैं कि कुछ ना कुछ नियमों, कायदे, कानूनों की जरूरत होती है। उसी तरीके से जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत में हमने देखा कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, उसके पहले काफ़ी सालों तक, करीब करीब 250 साल तक भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा था। और ब्रिटिश ने जब 250 साल भारत में रूल किया तो शुरुआत में वो एक ट्रेडिंग कंपनी या अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए इंडिया आए थे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में आई थी और उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते बढ़ाते ग्रेजुअली उन्होंने अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी वहाँ पे क्या कर दिया, फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब शुरू में जब वो आए थे तो उनका जो मेन काम था वो था सर कि हमें ट्रेड करना है। और वो एक पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे, वो एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे, वो एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। और वो जो आइडियोलॉजी थी वो आइडियोलॉजी थी सर कॉलोनियलिज्म। तो यहाँ एक टर्म हमारे सामने आता है कॉलोनियलिज्म। हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले समझने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को तब तक हम समझ नहीं पाएंगे जब तक हम उसकी जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग है या उसका बैकग्राउंड है उसको नहीं समझेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि जब ब्रिटिश भारत में आए तो करीब करीब हम देखेंगे कि 1700 के आसपास का समय था जब ब्रिटिश भारत में अच्छा खासा अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कर चुके थे। और हम जानते हैं कि उसके पहले इंडिया में मुगल्स जो हैं वो रूल कर रहे थे। मुगल्स रूल कर रहे थे और कई सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, ध्यान रखिएगा यहाँ जो टर्म हमें समझना है वो है ट्रेडिंग कंपनीज। अब ट्रेडिंग कंपनीज का मतलब है कि वो कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं सर। कौन सी? प्राइवेट कंपनीज हैं। और उन प्राइवेट कंपनीज का जो मेन मोटो है वो है प्रॉफिट मेकिंग। तो वो प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो यूरोप से बाहर निकलती है और उनका मेन पर्पस है ट्रेड करना, और ट्रेड करके प्रॉफिट क्या करना है, उनको अर्न करना है। और उन्हीं में से बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, कौन सी सर? यूरोपियन। बहुत सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो है वो भारत की तरफ आती है और उनमें जो सबसे बड़ी या सबसे इफेक्टिव साबित होती है वो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी सर, जिसको EIC कहते हैं शॉर्ट में। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी ट्रेडिंग कंपनी थी, ऐसी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी जो भारत में अपना बिजनेस करने के लिए आई थी, जिसका मेन पर्पस था प्रॉफिट। ठीक है सर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी ट्रेडिंग कंपनीज थी, फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी, डच ट्रेडिंग कंपनी, पोर्तुगीज ट्रेडिंग कंपनी, वो भी भारत आई थी। बट अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अदर जो जितनी ट्रेडिंग कंपनीज थी, अदर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को मोर और लेस हटा दिया था वहां से और अपना खुद का डोमिनेंस भारत में क्या कर लिया था, स्थापित कर लिया था। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना इकोनॉमिक ट्रेड जो है वो स्टेब्लिश कर चुकी है और भारत में वो क्या कर रही है सर, प्रॉफिट अर्न कर रही है। और क्योंकि भारत में उस समय मुगलों का शासन था तो जो मुगल रूलर्स थे उनसे परमिशन लेकर ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, अपना कामकाज स्टार्ट किया था। अब आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अगर भारत का मैप है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो ऑप्शन थे कि या तो वो इस रूट से भारत आए या इस रूट से भारत आए। क्योंकि इस रूट पे आप देखेंगे कि यहाँ गुजरात आपको मिलेगा और यहाँ पे महाराष्ट्र आपको मिलेगा। ठीक है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको बंगाल मिलने वाला है। तो यहाँ पे गुजरात है, यहाँ आपको महाराष्ट्र मिल रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में उन्होंने इनिशियली पेनिट्रेट करने की कोशिश करी, इसीलिए वहां पे जो सेंट्रल रूल दिल्ली में था वहां के रूलर से उन्होंने परमिशन ली। परमिशन लेने पर उनको क्या, यहाँ पर ट्रेडिंग राइट्स मिले। पर उन्होंने इफेक्टिवली अपना जो सेंटर बनाया वो बनाया बंगाल को। किसको बनाया सर? बंगाल को। और बंगाल को बनाने के पीछे एक बड़ा कारण जो था वो ये था कि बंगाल में उस समय जो शासन चल रहा था वो शासन कहीं ना कहीं केंद्र के मुगल शासन से
फ्रेगमेंट होके अलग हो रहा था, और क्योंकि वो फ्रेगमेंट होके अलग हो रहा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मुगल शासन का जो सेंट्रल रूल है उसकी जो पकड़ थी कहां पर, बंगाल पर, वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, लूज हो रही थी। और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बेटर प्रोस्पेक्ट यहाँ पे उनको मिले। तो एक कारण तो ये है कि वहां पे जो वीकनेस थी उस वीकनेस को वो क्या करना चाहते थे, फायदा उठाना चाहते थे। और दूसरा क्योंकि उनका मेजर इंटरेस्ट जो था वो प्रॉफिट में था, वो ट्रेड में था, तो ट्रेड के लिए अच्छा खासा रॉ मटेरियल वो चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे सर, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल होता है, और कच्चे माल में उनको, अब इसमें एक कंटेक्स्ट और है कि 1750 के आसपास का समय था, ठीक है, उस समय वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आ रहा था सर। क्या आ रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो पहला सेक्टर बूस्ट किया था वो था टेक्सटाइल। टेक्सटाइल जो बूस्ट किया, अब टेक्सटाइल के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल के लिए उनको पूरे भारत में जो सबसे बेटर और सबसे अच्छी जगह मिल रही थी वो मिल रही थी उनको बंगाल सर, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बंगाल में क्या किया, अपना कामकाज स्टार्ट किया। यहां तक हमको ये समझ आ गया कि करीब ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली भारत में ट्रेड के पर्पज से आई थी, और ट्रेड के पर्पज के बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना पॉलिटिकल जो एजेंडा है उसको भी आगे बढ़ाया। यहां हमको ये समझना है सर कि ट्रेड से स्टार्ट करके पॉलिटिकल डोमेन में आए, और पॉलिटिकली वो क्या करने लगे, इंडिया पर रूल करने लगे। और इन 250 सालों में करीब करीब 250 साल इफेक्टिवली उन्होंने भारत पे राज किया। इन 250 सालों में ब्रिटिश ने भारत में बहुत सारे एक्ट्स और रेगुलेशंस बनाए। क्या बनाए सर, एक्ट्स और रेगुलेशंस। ये एक्ट्स और रेगुलेशन जो उन्होंने बनाए, इन्हीं एक्ट्स और रेगुलेशन के बेस पे उन्होंने इंडिया को गवर्न किया। और जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ था तो उसके पहले बहुत सारे एक्ट्स और रेगुलेशन थे, जिन एक्ट्स में इंडिया की गवर्नेंस को लेके बहुत सारे डिसीजन लिए गए, लेजिस्लेचर की फॉर्म में डिसीजन लिए गए, कानून बनाने वाली फॉर्म में, एग्जीक्यूशन के लिए आप देखेंगे कि जुडिशरी के लिए डिसीजन लिए गए। तो गवर्नेंस के हर ऑर्गन पे उन्होंने क्या लिए, डिसीजंस लिए। और अल्टीमेटली जब हम आजाद हुए तो कई सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस थे जो उस समय भी भारत में क्या थे सर, लागू हो रहे थे। तो 1947 में जब हम आजाद हुए तो 250 साल तक जो ब्रिटिश ने हम पे रूल किया था, उन्होंने जो एक्ट्स और रेगुलेशंस बनाए थे, उन एक्ट्स और रेगुलेशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है हमारे आने वाले बाद में 1947 के बाद जो स्वतंत्रता के बाद की हमारी गवर्नेंस या शासन आने वाला है उसके ऊपर भी सर पड़ता है, ठीक है। तो यहां तक हम सिर्फ बैकग्राउंड समझ रहे हैं सब, हम हिस्ट्री की डेप्थ में नहीं जा रहे हैं कि क्या एक्ट्स उन्होंने बनाए थे। हम सिर्फ एक स्टोरी लाइन के माध्यम से ये समझना चाह रहे हैं कि कैसे भारत का संविधान जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो यहां तक हमने ये देखा कि एक्ट्स और रेगुलेशन उन्होंने बनाए थे। उसके बाद जब हम 1947 में आजाद हुए सर, तो 1947 में इंडिया के सामने जो एक बड़ा चैलेंज था वो था भारत के संविधान को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है सर। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में आप सबको जानकारी मिलेगी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी सर। क्या बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको कहते हैं संविधान सभा। और इस संविधान सभा का काम था भारत के नए संविधान को बनाना। तो उन्होंने भारत का जो नया संविधान बनाया उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जो मेन ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर उसके चेयरमैन थे। इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशन पीपल उसमें थे, ठीक है, जैसे के एम मुंशी भी इसके मेंबर थे। अब देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है आपकी, उसके अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी थी, और ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था जो इनिशियली ऐसा था कि इसके बेस पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और अल्टीमेटली हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसके अंदर कुछ इनिशियल प्रोविजंस जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने डाले थे सर। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के इन प्रोविजंस में वर्ल्ड के मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस को रीड किया गया, और उनसे कुछ ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऐसे पॉलिटिकल फिनोमिना जो कहीं ना कहीं भारत के सोशो इकोनॉमिक सेटअप में, इंडिया के पॉलिटिकल मेच्योरिटी लेवल पे सूटेबल हो, और कैसी सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं उसके लिए सूटेबल हो, उनको क्या किया गया सर, अडॉप्ट किया गया। तो वर्ल्ड के मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा गया। उसके अलावा आप देखेंगे एक्सपर्ट एडवाइस ली गई, ठीक है। एक्सपर्ट एडवाइस के अलावा जो 1947 से पहले ब्रिटिश ने जितने भी एक्ट्स बनाए थे उन एक्ट्स की बातों को भी अंदर क्या किया गया, डाला गया सर। तो इसके बेस पे हमने क्या किया, हमारे संविधान को प्रिपेयर किया, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को हमने क्या किया था सर,
लागू किया था। अब ये संविधान होता क्या है सर? संविधान का अर्थ होता है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड का मतलब होता है मूलभूत कानून, देश का मूलभूत कानून। तो देखिए सर, कानून जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कितने? टू टाइप्स। इन टू टाइप्स में आप देखोगे, एक होता है फंडामेंटल लॉ और एक होता है ऑर्डिनरी लॉ। फंडामेंटल लॉ का मतलब होता है ये बिल्कुल मूलभूत कानून है सर। मूलभूत कानून मतलब ये आपकी आधारशिला है, ऐसा बोल सकते हैं। क्या है सर? आधारशिला क्या होती है? आधारशिला का अर्थ होता है आपका जो बेस बनता है उसके अंदर जो आपने पत्थर डाला है या नींव का पत्थर, उसको कहते हैं आधारशिला। तो एक होता है फंडामेंटल लॉ और एक होता है ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ मतलब सामान्य कानून। और इसमें दोनों में बड़ा डिफरेंस ये है कि जो आपका ऑर्डिनरी लॉ होता है, जो आपका सामान्य कानून होता है, वो सामान्य कानून निकल के आता है किसमें से? फंडामेंटल लॉ। मतलब मूलभूत कानून जो है उसके आधार पर ही आपका क्या बनाया जाता है? ऑर्डिनरी लॉ बनाया जाता है। मतलब आपके सामान्य कानून जो बन रहे हैं, जो आपकी समाज की जितने भी नीड्स हैं, समाज की जितनी भी आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करने के लिए आपकी जो जो भी कानून बनाने वाली बॉडी होगी वो कानून बनाएगी सर। और वो ऑर्डिनरी लॉ जो होता है वो हमेशा निकल के आता है फंडामेंटल लॉ से सर। और जो आपका फंडामेंटल लॉ होता है उसी को कहते हैं देश का कॉन्स्टिट्यूशन सर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक सामान्य कानून नहीं है सर, वो फंडामेंटल लॉ है। और जितने भी सामान्य कानून बाद में बनते हैं वो सारे फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड से निकल के बनते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी सामान्य कानून बनते हैं वो इस फंडामेंटल लॉ के आधार पे बनते हैं सर। कोई भी ऐसा सामान्य कानून नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड के साथ सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है। मतलब ऐसा कानून आप नहीं बना सकते जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड के साथ सिंक में नहीं आ रहा है या उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो अगर अगेंस्ट जाएगा तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वो गैर संवैधानिक हो जाएगा, और कोई भी गैर संवैधानिक काम अलाउड नहीं होता सर। ठीक है, तो ये होता है फंडामेंटल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ के बीच में डिफरेंस। अब हमने बात करी है फंडामेंटल लॉ की। किसकी? फंडामेंटल लॉ। अब ये जो फंडामेंटल लॉ है सर उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का जो संविधान है, जो हमारी संविधान सभा ने बनाया, वो संविधान सभा जिसने बनाया ये, इसको हम जानते हैं। और आप एक चीज यहां पे और ध्यान दें कि जो संविधान सभा होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको बोलते हैं, उसका काम होता है संविधान बनाना। मतलब जब देश का संविधान बन जाता है उसके बाद वो संविधान सभा जो होती है वो क्या हो जाती है सर? सीज टू एग्जिस्ट हो जाती है। मतलब उसके बाद वो खत्म हो जाती है, उसकी वापस आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो संविधान सभा का जो मूल काम है वो है संविधान बनाना। और जैसे ही संविधान बन जाता है उसके बाद वो संविधान सभा का जो एग्जिस्टेंस है वो क्या हो जाता है सर? खत्म हो जाता है। तो आप देखेंगे भारत की संविधान सभा ने संविधान बना दिया और उसके बाद उसका एग्जिस्टेंस भी क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, ये फंडामेंटल लॉ हमने 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया सर? देश में लागू कर दिया। और लागू करने के बाद हमने ये कहा कि भारत के गवर्नेंस सिस्टम में, भारत के जो शासन में, जो तीन इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? पिलर्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होती है जुडिशियरी। ये तीन इंपॉर्टेंट या तीन बड़े ऑर्गन्स होते हैं गवर्नेंस के। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना सर, कानून बनाने का काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस कानून को एग्जीक्यूट करना जो बनाया है लेजिस्लेचर ने। और जुडिशरी का काम है अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होता है कानून के साथ, तो फिर जुडिशरी उसको क्या करती है? सॉल्व करती है सर। और इन्हीं तीनों से मिलकर आपकी क्या बनती है? गवर्नेंस बनती है सर। शासन के तीनों पिलर हैं सर। तो अब यहाँ पे ये जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमने अपने शासन को, अपने संविधान को क्या कर लिया? लागू कर लिया सर। उसको लागू करने के बाद हम ये देखते हैं कि लेजिस्लेचर जो है सर आपका, लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका। विधायिका का मतलब है ऐसी बॉडी जो कानून बनाएगी। अब भारत में जो कानून है वो दो स्तर पे बनते हैं। क्या बनते हैं सर? दो स्तर पे बनते हैं। और पहला जो स्तर है भारत में कानून बनाने का वो है आपका सेंट्रल लेवल। कहाँ है सर? सेंट्रल। और सेकंड जो है वो है आपका स्टेट लेवल। मतलब भारत में जो कानून बनाने की प्रक्रिया या फिर गवर्नेंस की जो प्रक्रिया है उसका जो पहला पिलर है लेजिस्लेचर, वो दो लेवल पे हो रहा है। एक हो रहा है सेंट्रल लेवल पे और एक हो रहा है स्टेट लेवल पे। तो दोनों लेवल पे भारत में क्या होता है सर? कानून बनता है। और सेंट्रल लेवल पे जो कानून बनाती है बॉडी उसको कहते हैं पार्लियामेंट,
और स्टेट लेवल पे जो बनाती है वो होती है आपकी स्टेट असेंबलीज। ठीक है, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं अभी सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है भारत में 2 लेवल पे होगी। ठीक है, तो अगर मैं अभी सिर्फ सेंट्रल लेवल की बात करूं तो सेंट्रल लेवल पे भारत में जो कानून बनाने वाली बॉडी है उसको कहते हैं आपका पार्लियामेंट। क्या कहते हैं सर? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जो है उसका मेन काम है कानून बनाना। क्या है सर? कानून बनाना, क्योंकि वो लेजिस्लेचर है सर। और वो जो कानून बनाएगी वो बनाएगी ऑर्डिनरी लॉ। क्या बनाएगी? अभी बताया था सर ऑर्डिनरी लॉ और फंडामेंटल लॉ में डिफरेंस। तो वो बनाएगी सर आपका ऑर्डिनरी लॉ। और ये जो ऑर्डिनरी लॉ बनेगा वो बनेगा किसके बेस पे? फंडामेंटल लॉ के बेस पे। और आपका फंडामेंटल लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए सर? तो आपके संविधान जो बना दिया, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान बना चुकी है, उसी के आधार पे आपकी पार्लियामेंट जो है वो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग का काम करेगी सर। और ये जो ऑर्डिनरी लॉ होगा वो कभी भी फंडामेंटल लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता सर। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिक्स। तो हमने समझ लिया कि संविधान क्या होता है और ऑर्डिनरी लॉ जो सामान्य कानून है वो क्या होता है। ठीक है सर, अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो हम देखेंगे कि जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम एक सामान्य किताब की तरह देखिए। जो भी किताब आप पढ़ते हैं उस किताब को जब आप खोलते हैं तो आपको सबसे पहले उसके अंदर एक प्रीफेस दिखता है। क्या दिखता है? प्रीफेस दिखता है सर, प्राकथन जिसको कहते हैं। प्रीफेस के अंदर उसकी ना सामान्य डिटेल होती है सर। उसके बाद एक इंडेक्स होती है। उस इंडेक्स के अंदर बताया जाता है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद आपके चैप्टर शुरू होते हैं। क्या शुरू होते हैं? चैप्टर। ये चैप्टर 1, ये चैप्टर 2, 3, 4 ऐसे चैप्टर चल रहे हैं सर। तो चैप्टर 1 जैसे लिखा होता है आपकी सामान्य बुक में, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में उसको चैप्टर ना लिख के उसको लिखा जाता है पार्ट। क्या लिखा जाता है? पार्ट सर। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। फिर चैप्टर के अंदर आपको पता है कि आपके लिखे होते हैं टॉपिक्स। इसके अंदर जो टॉपिक लिखे होते हैं उन टॉपिक्स को कहते हैं आर्टिकल्स। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। इनको कहते हैं अनुच्छेद। क्या कहते हैं सर? अनुच्छेद। तो पार्ट आपको मिल गए और मिल गए पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स। तो आपको पार्ट्स मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि चैप्टर की तरह है। उस चैप्टर के अंदर जैसे आपको टॉपिक मिलते हैं वो टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? आर्टिकल्स है सर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया है। हम आज अभी प्रीएम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और प्रीएम्बल जो होता है वो होता है प्रीफेस। क्या होता है? प्रीफेस। प्रीफेस के अंदर ये बताया जाता है कि इस बुक के अंदर क्या है, या फिर ऐसा बता सकते हो कि उस बुक की एक समरी होती है सर। समरी मतलब शॉर्ट में बताया जाता है कि इस बुक के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड प्रीफेस। उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो समरी है उसी को कहते हैं सर क्या? प्रीएम्बल। क्या कहा जाता है सर? प्रीएम्बल। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल के कंटेंट को। पढ़ें सर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे कि प्रीएम्बल एग्जैक्टली होती क्या है। अब प्रीएम्बल को आप सामान्य भाषा में ये समझे कि पूरे के पूरे संविधान को अगर समझना है या फिर उसका एक ओवरव्यू आपको चाहिए कि हाँ मैं संविधान को नहीं देखूं पूरे के पूरे को, इतनी मोटी बुक में नहीं पढ़ूं, बट सिर्फ ये समझ लूं कि संविधान की समरी क्या है। या फिर किसी भी देश का अगर संविधान देखूं तो उसकी अगर उस देश के बेसिक्स को समझना है या उस देश के नेचर को समझना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है, तो आप उसके प्रीएम्बल को बस देख लेंगे। उसकी प्रीएम्बल को देख लेंगे या उसके प्रस्ताविका जो होती है उसको देख लेंगे। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तविकता में वो देश जो है उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, उस देश का नेचर क्या है, किस तरीके का वो देश है। उसी तरीके से भारत की अगर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल को देखेंगे तो वो समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, और हमें ये पता चल जाएगा कि देश वास्तविकता में कैसा है। ठीक है सर, तो देखिए ये द टर्म प्रीएम्बल, द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। यहां आ रहा है सर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन है सर, और सेकंड आ रहा है प्रीफेस। प्रीफेस अभी बताया सर, वो जो प्राकथन की फॉर्म में है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीफेस है। इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हियर द टर्म इज कमिंग समरी और द एसेंस। नाउ व्हाट इज द समरी? द मीनिंग ऑफ समरी इज कि वो जितना कंटेंट उसके अंदर डिटेल में लिखा गया है उसको वो क्या कर रहा है, एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा है, उसको क्या कर रहा है, कंसोलिडेट करके आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में आपको कॉन्स्टिट्यूशन की क्या मिल जाएगी? समरी या उसका एसेंस मिल जाएगा। एसेंस मतलब उसका मूल तत्व, कि भाई वो कैसा है, वो इंसान कैसा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ऐसा पता लग जाएगा आपको। ठीक है, दैट इज द समरी और द
एसेंस, ठीक है। The ideals behind the preamble were laid down by the Jawaharlal Nehru's objective resolution. अब यहां एक टर्म आ रहा है, that is objective resolution adopted by the Constituent Assembly on this date. अब now what we need to understand कि हमारी जब संविधान सभा बन गई थी और उस संविधान सभा में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हो रही थी, तो उस समय जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये था कि आने वाले टाइम में हम हमारे देश को कैसा बनाना चाहते हैं, हमारे देश को कैसा देखना चाहते हैं, वो पेश किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। किन्होंने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अगर मैं फैक्ट देखूं तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से जुड़ा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये डेट्स यूजुअली यूपीएससी में बहुत रेयरली पूछी जाती है, बट स्टिल समटाइम्स दे माइट आस्क थिंग्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, so you must remember the dates also. Objective resolution is particularly important. So objective resolution नेहरू ने पेश किया था और इस objective resolution में उन्होंने बहुत सारी बातें बता दी थी कि हम हमारे देश को ऐसा देखना चाहते हैं। वो objective resolution असेंबली में आया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उन्होंने उसको डिस्कस किया और अल्टीमेटली क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट किया और इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेस पे आपकी क्या प्रिपेयर हुई सर? प्रीएम्बल। तो आप बता सकते हैं कि आपकी प्रीएम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से क्या है सर? इंस्पायर्ड है। ठीक है, चलिए सर। द प्रीएम्बल टू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल टू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पे एक टर्म पहले आप समझिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन हमको पता चल गया कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, बट कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके का हो सकता है सर। एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन। अब इसके नाम से हमको ये लगेगा कि यार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि लिखित संविधान है, मतलब लिखा हुआ है, और अनरिटन का मतलब है लिखा हुआ नहीं है, ऐसे बोलचाल की भाषा में चल जाता होगा काम। ऐसा हमको नॉर्मली भ्रम हो सकता है, बट ऐसा नहीं है सर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो डिफरेंस हम सोचते हैं बोलचाल की भाषा वाला, वो नहीं है वास्तव में। ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको एक जगह बैठकर किसी बॉडी ने बनाया है। बॉडी मतलब किसी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, उसको बनाया है, फॉर्म किया है। एग्जाम्पल के लिए जब मैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, तो अभी हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के संविधान को क्या किया सर? बनाया, और उसको एक पर्टिकुलर डेट पे क्या किया? एडॉप्ट भी किया। अभी हम देखेंगे कि भारत के संविधान को क्या किया गया, एक पर्टिकुलर डेट पे एडॉप्ट किया गया और उसके बाद इनेक्ट किया गया। तो ये हमको पता चल रहा है कि जब एक बॉडी या इंस्टीट्यूशन बैठकर उसके किसी देश के संविधान को बनाती है और उसके बाद उसको किसी एक पर्टिकुलर डेट पे एडॉप्ट करती है, उसको कहा जाता है सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उसको किसी एक टाइम पे किसी बॉडी ने बैठ के नहीं बनाया। बात समझ आ रही? किसी एक टाइम पे किसी बॉडी ने बैठ के नहीं बनाया है, वो टाइम टू टाइम बहुत सारे लोग जो होते बनाते रहते हैं, और उसके अंदर नए नए कानून जो होते हैं टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं? ऐड होते रहते हैं। किसी एक टाइम पे इसको नहीं बनाया गया, किसी एक टाइम पे इसको अडॉप्ट भी नहीं किया गया सर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिखा हुआ नहीं है सर। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है लिखा हुआ तो वो भी है, पर किसी एक समय पे किसी बॉडी ने नहीं बनाया और न ही उसको किसी एक पर्टिकुलर डेट पे क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे, किसकी? ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है सर। मतलब वहां के संविधान को लिखा गया, लिखा हुआ तो वो है, पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसे नहीं बनाया है सर, और उसको एक टाइम पे अडॉप्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में डिफरेंस आई होप समझ आ गया है सर। ठीक है, अब कह रहा है द प्रीएम्बल टू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो प्रीएम्बल होती है वो यूजुअली क्या बताती है? स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है आपके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब आप क्या अचीव करना चाहते हैं सर। तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि आपके गोल्स हैं सर। क्या है? गोल्स। मतलब आपकी जो प्रीएम्बल होगी वो आपको बता देगी कि गोल्स एग्जैक्टली क्या है सर, किस तरीके का देश या देश क्या अचीव करना चाहता है, या देश का ये जो संविधान हमने बनाया है, ये संविधान क्या वास्तविकता में देश को किस दिशा में ले जाना चाहता है, देश उससे क्या अचीव करेगा सर। तो वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है उसके अंदर लिखे होते हैं, विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टेब्लिश सर।
किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, क्या हम एग्जैक्टली स्टेब्लिश करना चाहते हैं, अभी हम देखेंगे इनको इंडिया की प्रीएम्बल के साथ। इट ऑल्सो प्रमोट्स एंड एड्स द लीगल इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ एक टर्म आ रहा है सर, पहले तो पहला चीज तो आगे हमको मिल गया ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। सेकंड आ रहा है एड्स द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज फाउंड टू बी एम्बिग्यूअस। अब यहाँ एम्बिग्यूअस एक टर्म आ रहा है, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। एम्बिग्यूअस का क्या मतलब है? कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग या इसको बोल सकते हैं एनोमलस। एनोमलस का मतलब है अनक्लियर, अनक्लियर बोल सकते हो। अनक्लियर मतलब अगर आपको कभी संविधान का कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट या पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर क्लॉज जो है वो समझ नहीं आ रहा है, समझ तो आ रहा है मतलब उसका आप प्रॉपरली इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल पा रहे, उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, तो ऐसी परिस्थिति में आप हमेशा हेल्प लेते हो किसकी? प्रीएम्बल की। तो संविधान के अंदर की अगर कोई बात नहीं समझ आ रही है तो आप उस पर्टिकुलर लाइन को यू विल लुक एट दैट लाइन इन द लाइट ऑफ द प्रीएम्बल। आप प्रीएम्बल के कंटेक्स्ट में उसको क्या करोगे? समझने की कोशिश करोगे, तो वो लाइन आपको क्या आ जाएगी? ज्यादा क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो ये पहली चीज तो ये हो गई। और सेकंड चीज ये कह रहा है एड्स द लीगल इंटरप्रिटेशन। कोई भी कानूनी इंटरप्रिटेशन जो होगा उसमें क्या करेगी? एड करेगी, मतलब उसमें सहायता प्रदान करेगी। कब? जहां पे लैंग्वेज जो होगी वो क्या है? एम्बिगियस होगी सर। ठीक है, दो यहाँ पे चीजें हो गई, एक तो आपको प्रीएम्बल में मिलेंगे ऑब्जेक्ट्स कि किस डायरेक्शन में हम जाने वाले हैं, और सेकंड आपको मिल रहा है एड्स द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देयरफॉर फॉर अ प्रॉपर एप्रिसिएशन of aims and aspirations embodied in our constitution we need to turn to be various expression contained in the preamble। तो अगर हम वास्तव में समझना चाहते हैं कि क्या लोगों की एस्पिरेशंस है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, तो हम प्रीएम्बल को क्या करें? थोड़ा सा डिटेल में क्या करें? पढ़ लें सर। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्रीएम्बल के कंटेंट को देख लेते हैं सर। प्रीएम्बल का कंटेंट आपको नजर आ रहा होगा सर, ये भारत की प्रीएम्बल है सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल आपको सामने नजर आ रही है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि क्या इसका, हम वर्ड टू वर्ड इसको समझने की कोशिश करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखिए सर स्टार्ट ही हो रही है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया जब उन्होंने शुरू में ही बोल दिया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये बात कौन कह रहे हैं सर? भारत के लोग कह रहे हैं, देश के लोग कह रहे हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से एक चीज तो इंश्योर हो रही है कि कहीं ना कहीं पावर या अथॉरिटी जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल किसको दे रही है सर? वास्तव में पावर किससे आ रही है, या वास्तव में जो डिसीजन मेकिंग है, वास्तव में जो आप कहेंगे कि अथॉरिटी है, वो कहाँ से निकल के आ रही है? वो निकल के आ रही है लोगों से। द रियल अथॉरिटी और द रियल पावर लाइज विद द पीपल, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग वी द पीपल ऑफ इंडिया सर। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, तो फर्स्ट थिंग तो हमने ये सीख ली। सेकंड चीज हम ये सीखेंगे यहाँ पे कि सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम भारत को बनाना चाह रहे इनटू अ क्या बनाना चाह रहे हैं? पहला टर्म आ रहा है आपका सोवरेन, पहला टर्म क्या आ रहा है? सोवरेन। सेकंड टर्म आ रहा है सोशलिस्ट, थर्ड आ रहा है सेक्युलर, फोर्थ आ रहा है आपका डेमोक्रेटिक, और फिफ्थ आ रहा है आपका रिपब्लिक सर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये 5 टर्म्स यहां पे हमको समझने जरूरी है कि आप भारत को बना कैसा रहे हैं सर। आप भारत को बना रहे हैं सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, भारत को क्या बना रहे हैं? सॉवरेन। पहला वर्ड आ रहा है सॉवरेन। सॉवरेन को हिंदी में कहते हैं सर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, संप्रभुता इसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं सर? संप्रभुता कहते हैं। अब संप्रभुता को सर यहीं पे सामान्य भाषा में समझ लीजिए, संप्रभुता का मतलब होता है माई बिजनेस इज माई बिजनेस, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, एज सिंपल एज दैट। मतलब भारत कह रहा है कि हम सॉवरेन कंट्री है, भारत कह रहा है, भारत का संविधान की प्रीएम्बल कह रही है कि इंडिया जो है वो क्या है? एक सॉवरेन कंट्री है, भारत एक संप्रभु राज्य है सर। अब संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत के अंदर जो भी एक्टिविटीज घटित हो रही है उन एक्टिविटीज के लिए इंडिया खुद जिम्मेदार है, और भारत के अंदर कोई भी डिसीजन मेकिंग जो है वो इंडिया खुद लेगा। उसको एक्सटर्नली कोई भी कंट्री डिक्टेट नहीं कर सकती कि उसको क्या करना है। मतलब मेरे डिसीजंस मैं लूंगा, मेरे देश के अंदर के डिसीजंस हम लेने वाले हैं, और हमारी देश के अंदर कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो उसके अंदर कोई भी बाहर का देश कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा सर।
इसी को कहते हैं सॉवरेनिटी। इसी को क्या कहते हैं सर? सॉवरेनिटी। और इंडिया जो है वो कैसी कंट्री है सर? सॉवरेन कंट्री। और सॉवरेनिटी एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है सर। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देखेंगे कि सॉवरेनिटी एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है स्टेट का, कि स्टेट अगर अपने डिसीजन लेने में खुद सक्षम है और वो कह रहा है कि मैं सॉवरेन हूँ, इसका मतलब वो ब्लेटेंटली ये कह रहा है सर कि नो अदर कंट्री शुड बी अलाउड, नो अदर कंट्री इज अलाउड, एक्चुअली शुड की बात ही नहीं है, नो अदर कंट्री इज अलाउड टू इंटरफेयर इन माई इंटरनल अफेयर्स, माई अफेयर्स आर माई अफेयर्स। ओके, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ sovereign. The second comes the socialist. Now here the socialist. Socialist का मतलब है समाजवादी। ठीक है सर। अब समाजवादी के कई सारे मतलब होते हैं, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पर ये जो समाजवाद है, उस समाजवाद का सीधा संबंध है लोगों के वेलफेयर से, लोगों के वेलफेयर से, जन कल्याण से। किससे संबंध है सर? जन कल्याण से। तो भारत का जो सोशलिज्म है वो सोशलिज्म है जन कल्याण वाला। मीन्स लोगों का वेलफेयर जो होगा वो डेफिनेटली गवर्नमेंट क्या करने वाली है? फोकस करने वाली है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, मतलब पीपल्स वेलफेयर शुड बी एट द सेंटर। लोगों का जन कल्याण जो होगा उस पर सरकार हमेशा ध्यान देगी। ये संविधान उनको क्या कर रहा है? एक दिशा प्रदान कर रहा है कि आपको सोशलिस्ट रहना है, आपको समाजवादी रहना है, आपको लोगों के हितों की क्या करनी है सर? रक्षा करनी है। तो ये है भारत का सोशलिज्म। फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है सेक्युलर। थर्ड क्या आ रहा है? सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, या यहाँ पे आपके लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। ठीक है सर। अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है, सेक्युलर का मतलब होता है कि स्टेट जो है आपका, स्टेट मतलब जो आपका देश है पूरा। स्टेट का अर्थ आपके कन्वेंशनल जो राज्य होते हैं वो नहीं है सर। जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य हम बोलते हैं, वो स्टेट नहीं है। जब मैं स्टेट वर्ड हम जब यूज करेंगे, इसका मतलब है पूरे देश की बात कर रहा हूँ सर। ठीक है। तो जब मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो सेक्युलर का मतलब होता है कि जो स्टेट है आपका, जो आपका क्या है, पूरा का पूरा देश है, उस देश का कोई भी रिलीजन नहीं है, कोई भी रिलीजन नहीं है। मतलब कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सेक्युलर कंट्री है, मतलब भारत ने ऑफिशियली किसी रिलीजन को अडॉप्ट नहीं कर रखा कि ये रिलीजन जो होगा इंडिया का क्या होगा? स्टेट रिलीजन होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के नाम में ही लिखा होता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सर। तो उन्होंने इस्लाम को अपना ऑफिशियल रिलीजन माना हुआ है। तो इसीलिए पाकिस्तान जो है वो सेक्युलर कंट्री नहीं है, पाकिस्तान रिलीजियस कंट्री है। इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री है, क्योंकि इंडिया ने किसी भी रिलीजन को अपना स्टेट रिलीजन बनाया हुआ नहीं है सर। ठीक है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब यही होता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, और स्टेट जो है वो सारे रिलीजन्स को क्या करता है? प्रमोट करता है, और सारे रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करता है। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोटेक्ट या क्या बोलते हैं, प्रमोट नहीं करता है, वो सबको करेगा सर। और इसकी डिटेल जो है सेक्युलरिज्म की, इंडिया के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के बारे में हम लोग फंडामेंटल राइट्स में क्या करेंगे? पढ़ेंगे सर। ठीक है सर। तो ये हो गए तीन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंडिया सेक्युलर कंट्री भी है सर। और चौथा कह रहा है इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक है सर। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक। अब लोकतंत्र के कई सारे अर्थ हैं सर, लोकतंत्र के कई सारे अर्थ हैं, बट लोकतंत्र का जो सामान्य अर्थ हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि लोगों के द्वारा बनाया हुआ तंत्र है सर। तो इसमें आप देखोगे कि डेमोक्रेसी जो होती है वो दो तरीके की है सर। एक तो क्या है सर, आपकी जो आप फंक्शनल डेमोक्रेसी की बात करेंगे। फंक्शनल डेमोक्रेसी मतलब इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी। इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब है कि समय पे इलेक्शन होना, चुनाव का समय पे होना। हर 4 साल 5 साल में जो भी समय है उसमें चुनाव होने चाहिए सर। और चुनाव होने के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि आपका जो चुनाव आयोग है, जो बॉडी है जिसको चुनाव कराना है, वो निष्पक्ष रूप से, ठीक है, क्या करती है? फेयर रूप से क्या कर रही है? चुनाव करा रही है। तो जब इंस्टीट्यूशनल काम हो जाता है तो उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी। मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी के, वो टाइम टाइम पे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट हो रहे हैं, री इलेक्ट हो रहे हैं, और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पर वास्तव में डेमोक्रेसी को इन स्पिरिट अगर मैं देखूं तो इन स्पिरिट मुझे समझ आता है कि जिन लोगों के लिए या जिन लोगों को वोट का अधिकार मिला है, उन लोगों का वास्तविकता में क्या होना चाहिए? वेलफेयर होना चाहिए। मतलब थोड़ा सोशलिस्टिक एंगल भी आना चाहिए। तो somebody who is standing last in the line need to be heard। मतलब अगर कोई व्यक्ति लाइन में सबसे लास्ट में भी खड़ा है तो उसकी भी बात को क्या किया जाए? सुना जाए। तो everyone's voice need to be heard। सबकी आवाज को क्या किया जाना चाहिए? सुना जाना चाहिए। तभी आप वास्तविकता में क्या हो? लोकतांत्रिक हो गए। तो ये जो डेमोक्रेटिक बता रहा है भारत को, वो बता रहा है कि हम फंक्शनली या इंस्टीट्यूशनली तो डेमोक्रेटिक है ही, इन स्पिरिट भी हम क्या है?
डेमोक्रेटिक है मतलब ईच एंड एवरीवन नीड टू बी हर्ड बाय द स्टेट। सरकार नीति बनाते समय, सरकार पॉलिसी बनाते समय, सरकार कानून बनाते समय वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है, वो व्यक्ति जो कि बहुत सालों से दलित है, शोषित है, उसकी बात को भी क्या करेगी, सुनेगी। और गवर्नमेंट जो है वो कभी भी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। किस बेस पे? रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। हर व्यक्ति की बात को क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। वो आपका क्या होता है सर, वास्तविक लोकतंत्र होता है। तो इंडिया कैसा है सर, डेमोक्रेटिक भी है। और पांचवा आता है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक को हिंदी में कहते हैं सर गणतंत्र या गणराज्य भी कहते हैं, ठीक है। तो गणतंत्र का मतलब बहुत सामान्य है सर, इंडिया एक रिपब्लिक है। अब रिपब्लिक का सिंपल मतलब होता है कि जो पूरे स्टेट का हेड है, स्टेट का हेड मतलब पूरे देश का जो अध्यक्ष है, राष्ट्र का अध्यक्ष। अब आप जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो माना जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, माना जाता है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या फिर जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो लोगों द्वारा क्या होता है, चुना जाता है, मतलब वो इलेक्टेड पर्सन है सर। अब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग वोट नहीं डालते, बट हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। तो वास्तविकता में वोट लोग ही डाल रहे हैं, बट एक साथ नहीं डाल सकते। तो लोगों का चुना हुआ, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि सर क्या करते हैं, वोट डालते हैं। तो यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि पूरा जो देश है उसका एक जो अध्यक्ष है या उसका जो हेड ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं, राष्ट्र का अध्यक्ष, उस राष्ट्र के अध्यक्ष का अगर इलेक्शन होता है और वो इलेक्टेड पर्सन होता है, उसी को कहते हैं रिपब्लिक सर। क्या कहते हैं, रिपब्लिक या गणराज्य। अब ऐसा देश जहां का राष्ट्राध्यक्ष इलेक्टेड नहीं होता उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोनार्की सर। क्या कहते हैं, मोनार्की। वो राजतंत्र होते हैं, राजशाही चल रही होती सर इसमें, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, राजा का बेटा राजा बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए ब्रिटेन की बात करेंगे। अब ब्रिटेन में जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कौन होता है, किंग या क्वीन होती है। अब किंग या क्वीन का इलेक्शन होता नहीं है, वो हमेशा क्या रहते हैं, उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है वही चल रहा होता है, तो वो हो जाती है मोनार्की सर। तो एक होता है रिपब्लिक और एक होती है मोनार्की, ठीक है सर। तो ये पांच जो है ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ही हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है सर। ओके।